जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आज का जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी विद द वेटेज। हमें प्रोबेबिलिटी वेटेज के साथ निकालना है, तो क्या होता है इस पर थोड़ी सी हम बात कर लें। तो जनरली हम ये देखते हैं या डेली लाइफ में जब भी हम प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ऐसा डील करते हैं तो हमारा क्या एम रहता है कि हम अगर एक कॉइन उछालते हैं तो एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। इसका मतलब नंबर ऑफ वेज जो कॉइन में है वो 2 है। और अगर हम कहें हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है तो आप बोलोगे कि एक केवल चांस है, 2 में से केवल एक चांस है। अगर मैं कहूँ हेड ना आने की पॉसिबिलिटी क्या है या टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है तो भी बोलोगे आप एक है। यानी कि हेड के आने की पॉसिबिलिटी निकालें या टेल के आने की पॉसिबिलिटी निकालें तो हम देखेंगे कि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/2 और 1/2, यानी कि हाफ और हाफ। मतलब डेली लाइफ में हम जब कभी भी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल रहे हैं किसी स्टैटिस्टिकल ऐसे एस्पेक्ट से गुजरकर और दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो हमारा इंट्रैक्शन ऐसे फार्मूले से है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे। लेकिन ऐसे भी मामले हमारे पास मौजूद हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी सेम ना आए, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट, कि प्रोबेबिलिटी कुछ हो मान लो ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर ऑफ इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी सपोज कर लेते हैं बी है। तो ये जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है और हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है ये दोनों सेम ना हो, कुछ ऐसे भी मामले हमारे पास रहते हैं, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे पास रहते हैं। मैंने जैसे क्वाइन का एग्जाम्पल दिया तो क्वाइन में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों की, एक क्वाइन अगर हम टॉस करते हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पास एक डाइस है और उस डाइस को अगर हम टॉस करें तो उस डाइस के 6 फेस होते हैं और उन 6 फेस पर ऐसे डॉटेड लाइन रखी हुई होती हैं, डॉटेड लाइन रखी हुई होती हैं। यहाँ पर हम बना लें, ये हमारे पास डाइस है और इस डाइस के 6 फेस होते हैं। उन 6 फेस पर कोई ना कोई एक डॉट रखा हुआ होता है। अगर ये डॉट यहाँ पर 1 है तो जस्ट इसके अपोजिट 6 डॉट होगा, यानी कि ऐसा माना जाएगा कि उस फेस पर 6 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 2 ऐसे डॉट है तो ऐसा 4 डॉट है तो इधर माना जाएगा कि इस पर कितना डॉट होगा, 2 डॉट होगा। और ऐसे इस डाइस के फ्रंट पर मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 डॉट हैं तो इसके पीछे वाले फेस पर 3 डॉट होगा। तो डाइस के 6 फेस पर कोई ना कोई एक नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 3 डॉट को 3 नंबर समझा जाएगा, 4 डॉट को 4 समझा जाएगा, 5 डॉट को 5 समझा जाएगा। तो अगर हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द अपर मोस्ट ऑफ अ डाइस इज 5, अगर मैं कहूं कि अपर मोस्ट पर 5 है और उसकी प्रोबेबिलिटी काउंट करें तो अगर हम 5 की बात ना करें, 1 2 3 4 5 6 किसी भी एक स्पेसिफाइड वैल्यू को लें जो इस डाइस के ऊपर है 1 से लेकर 6 तक, तो उन सब की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो वो प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगा। या हम ऐसे कहें, ऐसा लिख सकते हैं यहां पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपेंस अपर मोस्ट 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज हैं यानी कि पॉसिबल कंडीशन जो हैं वो 6 हैं। अगर मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो उस डाइस के अपर मोस्ट पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इसका मतलब नंबर ऑफ वेज प्रेजेंट इन दिस डाइस इज 6, बट comes out the 5, there is only one condition is possible, या दे uppermost surface पर केवल 4 आ जाए तो there is only one condition is possible। तो 4 आने की भी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी 1/6
और 5 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, या हम कहें 3 आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/6, 1 आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/6। तो इस डाइस को थ्रो करने पर कोई भी अगर एक डिजिट की हम बात करें तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 है। लेकिन अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अपर मोस्ट 5, अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अपर मोस्ट 5, तो ये कितना है होगा 1 माइनस 1/6, तो ये कितना आ जाएगा 5/6। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 5/6। आप यहां पर देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बोथ आर डिफरेंट। तो हम यही कहना चाह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी विथ द वेटेज में कि वी कैन सी इन दैट in the general way the probability of the occurrence and the probability of the failure are the same for any event, but some events are also available, और वो इवेंट ऐसे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बोथ आर डिफरेंट। और हमने एक डाइस का एग्जांपल लेकर यहाँ पर आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस या हैपनिंग यहाँ पर इतना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इतना है, और दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट भी हैं। इसी चीज को हमने यहाँ पर लिख रखा है। जनरली प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेल आर द इक्वल, जनरली ये देखा जाता है, बट इन द सम केसेस, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपेंस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेल आर नॉट इक्वल। ये जैसे इस एग्जांपल में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। और इन दैट इज द सपोज वी हैव अ डाइस, और उसके बाद ये पूरा हमने यहाँ पर कर दिया। तो अगर आप कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपेंस अपर मोस्ट 5, अगर आप 5 ना कहकर सिर्फ आप इतना कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपेंस ऐसे लिखते हैं केवल हैपन, तो वो अगर मैं ए मान लूं और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को क्या मान लूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को क्या मान लूं मैं, उसको मैं अगर कह दूं कि बी है, तो आप देखो अगर मैं इसको ए कहूं और फिर मैं अगर देखूं तो ये क्या है 1, यहां पर देखो ध्यान से देखना, ये इसको इस फेलियर वाले को अगर मैं बी कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, अगर मैं इसको बी कह रहा हूं तो ये देखिए ये कितना बन रहा है 1 माइनस ए बन रहा है। क्या बन रहा है ये 1 माइनस ए बन रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या बन रहा है 1 माइनस ए बन रहा है। ध्यान देना इस बात को, ये कितना बन रहा है 1 माइनस ए बन रहा है। ठीक, देन आगे हम बात करते हैं, इसके आगे बात करते हैं कि देन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट इवेंट, देन the probability of composite event। अब हमने इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर कर रखा है, उस लेक्चर को आप देख सकते हैं कि कंपोजिट इवेंट, लेकिन मैं यहाँ बता भी दे रहा हूँ कंपोजिट इवेंट क्या है। हमने अगर 2 कॉइन लिया है, एक हेड और एक टेल ऐसे, और एक कॉइन ये लिया है, एक कॉइन ये लिया है और दूसरा कॉइन ये लिया है, हेड और टेल, तो 2 उसमें पहलू होंगे या हेड या टेल। जब उसको टॉस करोगे तो हो सकता है कि हेड आ जाए दोनों पर, या दोनों पर टेल आ जाए, या हेड टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए। समझ रहे हैं ना आप? तो इस तरीके से ऐसे पॉसिबिलिटी हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी बनेगी। तो कंपोजिट इवेंट यही होगा जिसमें हेड और टेल दोनों आने के चांसेस हो, इसको बोलते हैं कंपोजिट इवेंट। और अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट अगर आप देखें तो ये क्या होता है, P इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट होता क्या है, P इज इक्वल टू, अब देखिए ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस का, प्रोबेबिलिटी ऑफ, याद रखना कंपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं तो P1 इंटू P2 इंटू P3,
डॉट 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 ऐसे सब होता चला जाता है, मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो मैं केवल दो टर्म यूज करूंगा यहाँ पर, P1 और P2। P1 को मैं कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है, और दूसरे को कह रहा हूं, P2 को कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। अब अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को मैं कितना बार हो रहा है, ए इंटू डॉट डॉट डॉट, और ये कितना बार, n बार हो रहा है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस मान लेते हैं कि n बार नहीं, r बार हो रहा है, सपोज कर लेते हैं r बार हो रहा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को मैंने b मान रखा है, और ये b v डॉट डॉट डॉट, ये कितनी बार हो रहा है, ये हो रहा है n माइनस r बार हो रहा है। भैया अगर आपने एक डाइस को उछाला है, तो अगर एक डाइस को एक बार उछाला है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/6। और कितनी बार, एक बार ही आया है, मान लो एक ऊपर 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/5, 1/6। लेकिन कितनी बार नहीं आ सकता है वो, 5/6 बार नहीं आ सकता है, समझ रहे हैं ना, 5/6 बार नहीं आ सकता है। तो वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। तो जितनी बार प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है उनका प्रोडक्ट, और जितना बार प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है उनका प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें कंपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। तो अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस में ए ऐसे r टर्म तक जा रहा है, तो अगर भैया आप ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आप क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4, यही तो लिखेंगे। ऐसे 10 बार लिखेंगे तो 2 की पावर 10, तो ऐसे a का हम r टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a टू दी पावर r हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस से रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ये फेलियर का देखो, अगर b इंटू और कितने टाइम्स लिख रहे हैं, n माइनस r टाइम्स लिख रहे हैं आप, तो ये b की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस r। तो यहां से आप इसको निकाल लिए। अब आप इसको कॉम्बिनेशन के टर्म में, यानी एनसीआर के टर्म में इस प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखेंगे, तो एनसीआर के टर्म में प्रोबेबिलिटी को लिखना है इन द टर्म ऑफ एनसीआर, इन द टर्म ऑफ एनसीआर। तो इन द टर्म्स ऑफ एनसीआर प्रोबेबिलिटीज, तो एनसीआर के टर्म में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो P इज इक्वल टू एनसीआर ए टू दी पावर r b टू दी पावर n माइनस r, ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और एनसीआर को यू नो वेरी वेल क्या लिखते हैं आप, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r इंटू ए टू दी पावर r b टू दी पावर n माइनस r। और आप अगर n माइनस r को s मानना चाहें तो s भी मान सकते हैं। तो फिर यहां पर P इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल s और इंटू ए टू दी पावर r b टू दी पावर n माइनस r हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी। आगे अब यहीं से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहां पर देखो P इज इक्वल टू फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r और फिर a टू दी पावर r b टू दी पावर n माइनस r, ये लिखना है। या मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ NCR और a टू दी पावर r b टू दी पावर n माइनस r। और मैं यहाँ पर हर एक टर्म को लिखता हूँ, जितने भी हमारे पास टर्म बन रहे हैं उन टर्म को अगर लिखूंगा तो पहले r की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो NC0 a टू दी पावर 0 b टू दी पावर n माइनस 0 प्लस n, अब r की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो प्लस a टू दी पावर 1 b टू दी पावर n माइनस 1 और प्लस नहीं इनटू लगेगा, ये फिर n और C2 और a टू दी पावर 2 और b टू दी पावर n माइनस 2
प्लस NC3 A⁻³ B⁻n-3 और ऐसे डॉट 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 ऐसे वैल्यू ऐसे जाती रहेगी। और फिर हमें क्या मिलेगा, सबसे लास्ट में NCn और A⁻n B⁻n-n, ये वैल्यू मिलेगी हमको। ऐसे लास्ट में ये वैल्यू ऐसे हर 0 से लेकर R की वैल्यू हमने चूज क्या है, 0 से लेकर 1 2 3 डॉट 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 ऐसे कहाँ तक रखा है, अप टू द n तक रखा है। तो NC0 की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। A⁻ की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। यहाँ केवल मिलेगा B⁻n, क्या मिलने वाला है, B⁻n। और यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको, तो NC1 मिलेगा और A⁻1 और B⁻n-1 और NC2 A⁻2 और B⁻n-2 प्लस डॉट 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 और प्लस और NCn की जो वैल्यू होती है, देखो क्या होता है, निकालता हूँ यहाँ पर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल यहाँ पर कितना हो जाएगा n और n-n, तो ये n से n कैंसिल, 1/फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू 1 होती है। ये वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो A⁻n और B⁻0 हो जाएगा, B⁻0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे ध्यान से, इस एक्सप्रेशन को आप क्या कह सकते हैं, B+A का होल पावर n। ये इसका एक्सप्रेस, अगर B+A की होल पावर n को खोलेंगे बाइनोमियल थ्योरम लगा के, तो यही वाला टर्म मिलेगा, यही वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं विच इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन, यही क्या है, विच इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये। और जो ये B+A होल पावर n है, विच इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस फार्मूले को यूज करके हम किसी डाइस या से जो रिलेटेड फार्मूला है, और ऐसे फार्मूले पर हम ऐसे केस में इस फार्मूले को यूज करेंगे जिस केस में हमें ये पता हो कि जो प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फेलियर है, दोनों डिफरेंट हैं। तो ऐसे केस के लिए हम ये बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी विथ द वेटेज। प्रोबेबिलिटी वेटेज के साथ है, वेटेज का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर उनका सेम प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट इवेंट, चाहे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो। तो दिस इज द ओवरऑल जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।